चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हीमोलिटिक एनीमियाज़ के बारे में। पहले मैं बता चुकी हूँ आपको सारी की सारी जो मैं बताई थी कि इम्पेयर्ड प्रोडक्शन वाली मसला था इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रॉय जो हो रहे हैं, हीमोलिसिस जो हो रही है वो किस वजह से हो रही है, आपको कुछ तो आइडिया होगा ही कि क्यों हीमोलिसिस होती है। अच्छा, अब हीमोलिसिस को हमने ना दो में डिवाइड किया है। एक तो वो जो कि है ना एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होगी, मेन वेसल्स में नहीं वो डिस्ट्रॉय होते, रेड ब्लड सेल्स वहाँ पे नहीं रप्चर होते, बल्कि जब वो जाते हैं स्प्लीन के अंदर, जब वो ब्लड से बाहर जाते हैं, जैसे कि आपको पता है कि स्प्लीन जो होते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है, वो जो ओल्ड आरबीसीज होती हैं जो कि अपनी लाइफ स्पैन पूरी कर चुकी होती है 120 डेज़ की, उनको जो है ना वो डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, वो एक मतलब लिमिटेड होता है, जिसके जो कि कॉम्पनसेट कर लेता है हमारा सिस्टम जो है, हमारी बॉडी, और उसको जाके कॉन्जुगेट करते हैं लीवर के अंदर, और इस तरह से वो एक्सक्रीट आउट हो। जैसे ही आप सोचें कि आरबीसीज हैं, आरबीसीज के स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गया है कि उस प्रॉब्लम की वजह से ना उनकी जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप सोचें कि ऐसे सपोज नहीं आरबीसीज हैं, ठीक है। नॉर्मल जो होते हैं वो तकरीबन ऐसे होते हैं, सॉरी बल्कि मैं दोबारा बनाती हूँ, ऐसे होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि वो जाते हैं और जाके ना जब वो बहुत ज़्यादा स्प्लीन की जो ना तंग वेसल्स आ रही होती हैं, वहाँ से आराम से पास आउट हो जाते हैं, जो यंग वाले होते हैं। ओल्ड वाले तो वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन होता ये है कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि जब ये स्प्लीन में जाते हैं या लिम्फ नोड्स में जाते हैं तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ख़राब होता है। अब कौन सा स्ट्रक्चर ख़राब होता है, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, ये हेरिडिटरी डिजीज़ होती है, ठीक है। इसमें होता ये है कि पेशेंट का जो आरबीसीज होते हैं उनकी जो जब इनकी मेम्ब्रेन जो होती है वो नॉर्मल नहीं प्रोड्यूस होती, मीन स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी आती है, ये एक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती है। इसमें होता ये है कि इसमें इनहेरिटेड डिफेक्ट होता है साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। साइटोस्केलेटन मेम्ब्रेन क्या होता है, ये वाली मेम्ब्रेन जो होती है। अब इनमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोटीन्स है ना इसको एंकर रखती हैं अपने अंदर वाले स्ट्रक्चर के साथ, ताकि जो है ये फूल ना जाए, इस तरह से बड़ा ना हो जाए। अब वो कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, वो एनकारिन होती हैं, स्पेक्ट्रिन होती हैं और बैंड 3 वगैरह होती हैं। जब ये जो है ना लॉस हो जाएंगी तो इस तरह से ट्रांसफ़र जो इनकी लिंक था वो ख़राब हो जाएगा। लिंक ख़राब होने की वजह से जो है जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन है वो ब्लब्स हो जाएंगे। ब्लब्स मीन कि इस तरह से बाहर को निकल आएगी मेम्ब्रेन। जब बाहर को निकल आएगी करते करते क्या होगा कि पूरा का पूरा जो है ना गोल हो जाएगा, ये इस टाइप का गोल हो जाएगा, इस टाइप का गोल हो जाएगा कि दोबारा से जब ये किसी तंग वेसल्स में जाएगा तो ये स्क्वेस्टर नहीं होता। चलो वहाँ से तो पास आउट हो गया, लेकिन जब स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, क्योंकि इसका जो बाहर स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल होता ही नहीं है। अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया की, अच्छा एक और बात, कुछ इस तरह भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके एक्स्ट्रावेस्कुलर भी हो, कुछ इंट्रावेस्कुलर भी जो है ना हो रही होती है, लेकिन मेनली जो ज़्यादा डोमिनेंट होता है हम उसी को करते होते हैं, ये मेनली जो है ना स्प्लीन के अंदर होता है। अगर हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की, तो सिकल सेल में ये होता है कि इसमें म्यूटेशन होती है। अब ये याद रखना है कि आपने मिक्स नहीं करना। हमने पहले पढ़ा थैलासीमिया, थैलासीमिया में क्या था, कंप्लीट या तो अल्फ़ा चेन नहीं बन रही थी या फिर बीटा नहीं बन रहा था, ठीक है। तकरीबन कंप्लीट ही जब होता है तो वो मैनिफेस्ट करता है थैलासीमिया के पेशेंट पे। अब सिकल सेल एनीमिया में भी क्या होता है कि इसमें भी जो हमारे ग्लोब्यूलिन चेन होती हैं उसमें एक जगह म्यूटेशन आती है। अब म्यूटेशन कहाँ पे आती है, वो ये होती है कि जो ग्लूटामिक एसिड होती है ना वो चेंज हो जाती है वैलिन के साथ, ठीक है, बीटा चेन के अंदर। जब बीटा चेन के अंदर ये वाली जो म्यूटेशन होती है, इसकी वजह से क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, ठीक है। जब वो सही प्रोड्यूस नहीं होती आरबीसीज के लिए जो ना ग्लोबुलिन चेन होती है, उसकी वजह से ये होता है कि जैसे ही ये वाले आरबीसीज जिनके अंदर म्यूटेशन हुई है, ठीक है, जिनके अंदर म्यूटेशन हुई है, और वो जब डीऑक्सीजनेटेड की हालत में आएंगे तो वो बना देंगे पॉलीमर्स, ठीक है। और वो पॉलीमर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो एग्रीगेट करके नीडल शेप बना देते हैं। जैसे अगर ये आरबीसीज हैं सपोज करें, ठीक है, इस तरह के आरबीसीज हैं, जैसे ही इनको ऑक्सीजन की एक्सपोजर वो कम हो जाएगी या फिर कर लें डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में होंगे, तो फ़ौरन से ये बन जाएंगे सिकल शेप के, ठीक है। अब खुद सोचें सिकल शेप के बन जाएंगे तो जैसे ही वेसल्स में गुजरेंगे तो वहाँ से ये सिकल शेप उनको डिस्ट्रॉय, मतलब ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ना, बार बार वेसल से गुजरेंगे तो बार बार डिस्ट्रॉय होंगे। लेकिन इसका मेनली ये होता है कि ये इंट्रावेस्कुलर भी हो रही होती है इसकी डिस्ट्रॉयशन, लेकिन मेनली जो होती है वो स्प्लीन के अंदर जाके होती है, मतलब वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पहले से आरबीसीज के जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं हुई थी, मीन वो कम प्रोड्यूस नहीं हुई थी, बल्कि इसमें ये प्रॉब्लम है कि म्यूटेशन ज़रूर है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, हीमोलिसिस तब होती है जब जो है
इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ठीक है। तो आप इसे मिक्स नहीं करेंगे कि बीटा चेन में म्यूटेशन आ रही है तो हमने इसको यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि ये हीमोलिसिस की जैसे होता है, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस नॉर्मल होती है इसके अंदर। हीमोग्लोबिन सी की बात करें तो सेम इसी तरह से ही है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चेंज है कि इसमें जो है ना ग्लूटामिक एसिड चेंज होती है लाइसिन से, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड चेंज होती है लाइसिन से, तो उसकी वजह से जो हमारे पास आरबीसीज बनते हैं, हीमोग्लोबिन बनती है, उसे हम कहते हैं HbC। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस भी HbC आती है और इस पर जो आती है वो HbS आती होती है। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, मेन हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें से कौन सा जो है ना हमें इंपॉर्टेंट है SQ, तो वो है स्फीयर एसिडोसिस के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते होते हैं और सिकल सेल एनीमिया के, ठीक है। ये दो जो है ना वो SQs के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस जो होती है वो किस कंडीशन में ये ऐसा होता है कि जो वेसल्स के अंदर ही सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाए किसी भी वजह से। कौन सी ऐसी चेंजेस आती हैं सेल्स के अंदर, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये होता है कि सेल्स के ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो जब नैरो वेसल से गुजरती हैं तो वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, या फिर कोई इम्यूनोग्लोबुलिन्स उन पर लग के एंटीबॉडीज़ अटैक करके जो वहीं पे मार देती हैं। या आपको पता है कि मलेरिया की अगर हम बात करें, सपोज करें, तो मलेरिया के जो स्पोरोजूट्स वगैरह होते हैं वो ना आरबीसीज़ के अंदर घुस जाते हैं। घुसने के बाद वो जब रिलीज़ होते हैं तो वो साथ साथ है ना आरबीसीज़ को रप्चर करके रिलीज़ होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो भी जो हो रही होती है वेसल्स के अंदर ही हो रही होती है। एक ये हम पहले कर लेते हैं मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। ये इसका मसला ये होता है कि इसमें ब्लड वेसल के अंदर मसला होता है, ना कि आरबीसीज़ के अंदर। ब्लड वेसल्स जो होती हैं क्योंकि उनमें जगह जगह जो होती हैं वो थ्रोम्बाई बन जाते हैं। वो थ्रोम्बाई या फिर कोई प्रॉब्लम है आरबीसीज़ की, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो पास आउट करते हैं आरबीसीज़ तो वो टकराते हैं। टकराने से क्या होता है कि वहाँ पर नैरो वेसल्स ऑलरेडी होती हैं, साथ थ्रोम्बाई बने होते हैं, तो इसकी वजह से जो है ना वो डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। हम बात करते हैं इसकी, ये आपके पास है इम्यून रिलेटेड है, ठीक है। अगर सपोज करें कि कोई वैसा प्रॉब्लम हुआ है बॉडी के अंदर, ठीक है, और उन्होंने अटैक कर दिया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स ने आरबीसीज़ के ऊपर, ठीक है, ठीक है, आरबीसीज़ के अंदर अटैक कर दिया है तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है आरबीसी जो रप्चर होते हैं उसे हम कहते हैं इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया। कि इम्यून सिस्टम ने अटैक किया है आरबीसीज़ के ऊपर, और कौन कौन सी जो ना अटैक करती हैं वो अटैक करती हैं IgG हो सकती है, ठीक है, और IgM दी हुई है, ठीक है। ये दोनों जो है ना वो आरबीसीज़ के ऊपर अटैक करती हैं कुछ सर्टन कंडीशंस में, कुछ सर्टन डिजीज़ में या कुछ सर्टन ड्रग्स में। या आप ऐसे कह लें कि जो आरबीसीज़ होती हैं उन पे ना होता ये है कि बाज़ औक़ात कोई ड्रग्स या कोई भी ऐसी डिजीज़ होती है जिसकी वजह से ना वहाँ पे एंटीजन एक्सपोज हो जाते हैं और वो IgG और IgM जो है ना अटैक करना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ा सा इसका डिटेल और भी है, मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट जब हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अच्छा, आगे ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट वाइज भी और MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये करनी है। एक है आपके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशिएंसी और दूसरा आपके पास है पैरोक्सिस्मल नोक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया या PNH। इसका मतलब ये है कि प्रोक्सिज्म का मतलब ये है कि बार बार होना, ठीक है, रिपीटेड होना, और एन का मतलब नोक्टर्नल, तो इसका मतलब ये है कि रात को इसकी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। और हीमोग्लोबिनूरिया का मतलब ये है कि यूरिन के अंदर जो है हीमोग्लोबिन जो है ना वो पेड़ होना स्टार्ट हो जाती है। पेशेंट आके कहता है कि मुझे जो है ना यूरिन के अंदर जो है ना ब्लड आ रहा है, ठीक है, इस टाइप की वो हिस्ट्री देते हैं। अब हम पहले इसकी बात करते हैं कैसे क्यों होता है। अच्छा, PNH जो होता है ना इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो ये आरबीसी सपोज करें आरबीसीज़ है तो आरबीसीज़ के ऊपर जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वगैरह अटैक नहीं करते। नॉर्मली तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, साथ साथ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव वो साथ होते हैं, ठीक है। वो अटैक क्यों नहीं करते? हर एक चीज़ के लिए कुछ ना कुछ सिस्टम होता है जिसे वो अटैक नहीं करते। इसके ऊपर होता है डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर DAF, इसके मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ये डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जो होता है ये इनहिबिट करता है किसको? इनहिबिट करता है C3 को। C3 को इनहिबिट करेगा तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। ये प्रोसेस सिंपल है। लेकिन अगर DAF को जो है ना इस पे एंकर रखता है, मीन इसको पकड़ के रखता है, वो कौन सा फैक्टर होता है? वो होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल फास्फेट या GPI कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे होता है और ये क्या करता है कि डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर को यहाँ पे एंकर करता है, अपने पकड़ के रखता है उसको। अगर GPI में कोई प्रॉब्लम हो जाए या वो एब्सेंट हो जाए किसी भी वजह से, कोई डिफेक्ट की वजह से, उससे क्या होगा? जब GPI नहीं होगा तो वो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर को पकड़ के नहीं रखेगा। जब पकड़ के नहीं रखेगा इसका मतलब ये यहाँ पे एक्सपोज नहीं होगा। जब DAF एक्सपोज नहीं होगा तो C3 खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। C3 एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? वो आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो हीमोलिसिस होना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ये कब होता है?
अब हम इसको नॉकटर्नल क्यों कहते हैं कि रात को ही ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए कि रात को जब पेशेंट तो हम कोई जो इस तरह का बंदा होता है, पेशेंट होता है, अगर रात को सोता है, उससे क्या होती है कि उसकी जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। तो आपको पता है कि जैसे ही रात के टाइम जो है ब्रीदिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, उसकी जैसे क्या होती है बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाती है। जैसे ही बॉडी के अंदर एसिडोसिस होती है तो वो क्या करते हैं कि वो एक्टिवेट करवा देते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। वैसे वो इतने एक्टिवेट नहीं होते, लेकिन जैसे एसिडोसिस होगी तो वो एक्टिवेट करवा देंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है ना वो फटाफट से यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा पेशेंट जब सुबह के टाइम उठता है तो उसकी यूरिन जब पास आउट करता है तो उसमें जो है ना ब्लड आता है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोसिस फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी की, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात याद रखनी है आपने कि ग्लूकोसिस फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, और क्यों होती है? एक्सेलिक डिजीज़ होती है, और उसमें हाफ लाइफ इसकी कम हो जाती है, और इसकी वजह से जो है ना सेल्स होती हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के अंदर आ जाती हैं। वो क्या चीज़ होती है, क्या मैं बता रही हूँ, होता ये है कि जो ब्लड के अंदर है ना ग्लूटाथायोन होता है। ग्लूटाथायोन क्या करता है कि जैसे H2O2 का स्ट्रेस आता है, मीन कोई भी इन्फ्लेमेशन होती है तो H2O2 प्रोड्यूस हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना वो आ जाता है। तो क्या करता है ग्लूटाथायोन जो होता है नॉर्मल, वो है ना H2O2 पकड़ के ना यहाँ से पकड़ लेता है, इसको पकड़ के ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इस तरह से ये ना इसका स्ट्रेस जो है ना ये किसी को डैमेज नहीं करता, किसी भी सेल्स को। जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ग्लूटाथायोन, इसको दोबारा से रिड्यूस होना होता है, क्योंकि सही सी बात है इसने दोबारा नॉर्मल फंक्शन करना है ना, इसने रिड्यूस होना है दोबारा इसमें। तो ग्लूटाथायोन को दोबारा रिड्यूस करने के लिए NADPH चाहिए होता है, और ये NADPH कहाँ से आता है? ये आता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, उसके नतीजे में ना NADPH प्रोड्यूस होता है। अब खुद सोचें, ये नहीं है तो NADPH भी नहीं होगा। NADPH नहीं होगा तो ये रिड्यूस भी नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज्ड ही रहेगा, और ऑक्सीडाइज्ड अगर ये है तो किसी काम का ही नहीं है। मेन अब बार बार किसी भी वजह से स्ट्रेस आ गया, कोई भी बॉडी में स्ट्रेस आ गया H2O2 का, तो क्या होगा कि ये ग्लूटाथायोन प्रेजेंट नहीं होगा। जब ये प्रेजेंट नहीं होगा उसकी वजह से जो है ना ये H2O2 है ना RBCs को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीडेटिव इंजरी होती है इसकी RBCs की, और इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये तब होगा जब कोई हम ड्रग ले लें, ऐसे पेशेंट तब होंगे जब H2O2 से एक्सपोज होंगे, ठीक है, कोई ऐसी इंजरी होगी तब, लेकिन नॉर्मली नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया, आपको समझ आ गई इसकी सारी स्ट्रक्चर की। अब जी हमने इसको डिटेल से कर लिया कि इसमें कौन कौन सी हैं और कैसे हैं, और मैं नेक्स्ट जो डिटेल से करवाऊंगी वो आपकी यूज़ करवाऊंगी। उसके अलावा जो है ना आपने खुद से पढ़ना है, बस यही चीज़ें इसके अंदर ना, कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब है ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, अब याद रखना है कि अगर हिमोलिसिस होती है एक्स्ट्रा वेस्कुलर, ठीक है, तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर होगी तो स्प्लीन से जो है ना वहाँ पे रिमूव होंगे ऐसे RBCs, और तो वहाँ से आयरन रिमूव हो जाएगा। आयरन रिमूव होने के बाद जो बाकी स्ट्रक्चर बच जाएगा, पोरफायरिन वगैरह, वो जाके कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है, लीवर के अंदर। तो हमें क्या मिलेगी, लीवर का काम बढ़ जाएगा और स्प्लीन का काम भी बढ़ जाएगा, तो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो स्प्लीनोमेगाली इसके अंदर होगी किसमें, एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस के अंदर, क्योंकि बार बार स्प्लीन जो है वो बहुत अपना वर्क कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि लीवर तो करवा रहा है उसको कॉन्जुगेट, लेकिन इतना ज़्यादा कॉन्जुगेट नहीं होती, कॉन्जुगेशन की भी एक हद होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिमोलिसिस हो रही है तो अनकॉन्जुगेटेड जो है ना बिलिरुबिन ही रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रिलीज़ होगा तो गॉलस्टोन बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जब बॉडी को रिस्पॉन्स आएगा कि RBCs कम हो गए हैं बॉडी के अंदर, ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो उससे जब हम बोन मैरो को अंदर जाकर देखेंगे तो वहाँ पे हाइपरप्लेजिया होगा। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि बोन मैरो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो पेरिफेरी के अंदर है। ठीक है, अगर बोन मैरो के अंदर हाइपरप्लेजिया हो रहा है तो हम कहते हैं कि नॉर्मल है। इसके अलावा हेप्टोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, और LDH जो है ना वो इसके अंदर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये बात आपने इसके अंदर याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं अगर इंट्रावेस्कुलर हो रही तो हमें क्या मिलता था। अब खुद याद रखेंगे, वेसल्स के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है तो वही चीज़ बढ़ जाएगी ब्लड के अंदर तो हम इसे कहते हैं हीमोग्लोबिनीमिया, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ जाएगा। इसके अलावा हीमोग्लोबिनूरिया होगा, हीमोग्लोबिन जैसे था एज सच जो है ना वो जाकर किडनी में जाएगा, किडनी से रिमूव हो जाएगा, तो हम इसे कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है ना वो यूरिन के अंदर आ रहा है, हीमोग्लोबिनूरिया हो रहा है। ठीक हो गया। इसके अलावा हिमोसिडोनीमिया भी होता है। हिमोसिडोनीमिया में ये होता है कि आयरन जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। ये सपोज करें कि ये ट्यूब्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आयरन ट्रैप हो गया इनके अंदर, ट्रैप होने के बाद ये एक्सक्रीट आउट होंगे, बाहर निकलेंगे, तो इसे हम कहते हैं हिमोसिडोनूरिया होगा। इसके अलावा हेप्टोग्लोबिन इसमें कम होगा और LDH जो होगा वो लेवल ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सिर्फ एक आपका ओवरव्यू है कि आपके पास सिनेरियो किस तरह आता है कि एनीमिया का एक पेशेंट आ गया, उसको वीकनेस है, पेलर है वगैरह वगैरह, फिर वो कहते हैं कि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिनीमिया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है ना इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस हो रही होती है।
इसके बाद अगर वो कोई बात कह दें कि उसने कोई उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ है, या फिर अगर हम बात कर लें कि उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में उसके जो यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल आ रहा है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये PNH है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट हम डिटेल से पढ़ेंगे जो यूक्यूज़ हैं इसके।